एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी ट्रिपल पीईटी 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। हमारे सिलेबस में दिया हुआ है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ठीक है, उसमें पहला टॉपिक दिया है भारतीय संविधान, फिर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं उसके कर्तव्य, फिर संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो बनाए गए थे और ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो अधिनियम बनाए गए थे उसको देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कौन सा बना था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट आया था 1833 में, फिर चार्टर एक्ट आया था 1853 में। ठीक है, फिर 1853 के बाद ब्रिटिश क्राउन द्वारा बनाया जाने लगा। फिर भारत शासन अधिनियम आया 1858, भारत परिषद अधिनियम आया 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1835। ठीक है, अब देखिए बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है। जैसे कि कोई कहा जाता है ना कि ये विधेयक है और ये अधिनियम बन गया है। ठीक है, तो देखिए जब कोई चीज़ पेश किया जाता है तो ये क्या रहता है? विधेयक रहता है पारित होने से पहले, और जब वह पारित हो जाता है तो वो क्या एक्ट बन जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, ये क्या है? जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, ये भारतीय संविधान का 80% जो प्रावधान इसी से लिया गया है। ठीक है, फिर वायसराय उतनी समय कौन थे जब भारत शासन अधिनियम ये बना था 1935? वेलिंगटन थे। इसी को मील का पत्थर कहा जाता है। इसमें 14 भाग, 321 धारा और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अब देखिए हमारा संविधान सभा कैसे बना था, उसकी मांग किसने कैसे रखी थी, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे स्वराज विधेयक के तहत तिलक ने मांगा था, संविधान सभा की मांग पहले की थी सर्वप्रथम 1895 में। ठीक है, फिर गांधी जी ने हरिजन पत्रिका के माध्यम से मांगा। इन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारतीय ही लिखेंगे 1922 में। ठीक है, फिर स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में मांगा गया। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक तौर पर मांग की। ठीक है, तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की? तो एम.एन. रॉय ने किया। और वैसे सर्वप्रथम किसने मांग किया था? तो तिलक ने। नॉर्मली पूछे संविधान सभा की मांग किसने की, तो तिलक ने किया था 1895 में, और औपचारिक तौर पर एम.एन. रॉय ने 1934 में, फिर 1936 में नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव आता है। फिर मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। और देखिए उसके बाद कैबिनेट मिशन जो रहता है 24 मार्च 1946 को भारत आता है। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस रहते हैं तथा 2 सदस्य और रहते हैं, अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। एग्जाम में ऐसे दे सकता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, तो इसमें 3 लोग का, इन तीनों का नाम दे देगा, बाकी एक अलग दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं थे। तो आप लोग याद रखे रहिएगा, इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और 2 सदस्य थे अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इस मिशन द्वारा भारत में अब संविधान सभा बनाया जाएगा। इसके द्वारा निर्माण कैसे होगा, सदस्य कैसे होंगे तथा चुनाव कैसे होगा, ये सब कैबिनेट मिशन में बताया गया। ठीक है, फिर यहीं के बाद से चुनाव हुआ। चलिए हम आगे देखते हैं। अपने संविधान की प्रस्तावना देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या दिया था। देखिए जो प्रस्तावना लिया गया था इसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। ये 13 दिसंबर 1946 को आया था। उसके बाद ये पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, कौन लाया था इसको? जवाहरलाल नेहरू लाने वाले थे। देता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू। विचार कहाँ से है? अमेरिका के संविधान से इसका विचार लिया गया है और भाषा इसकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखिए उद्देश्य प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखे रहिएगा। समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता 3 शब्द जोड़ा गया था। याद रखे रहिएगा कि क्या जोड़ा गया? समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया। ठीक है, प्रस्तावना में कुल तीन न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, धर्म व उपासना की। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, धर्म व उपासना की। समानता 2 प्रकार का दिया गया है, अवसर व प्रतिष्ठा की समानता दिया गया है। याद रखी रहिएगा, एग्जाम में ऐसे पूछ ले सकता है कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है। ठीक है,
उसके बाद फिर हम चलते हैं, देखते हैं भारतीय इतिहास। अभी हमने बताया था ना कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो ठीक है, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है, जिसमें एक मेन थी एलिजा एम्पे, ठीक है। उसके बाद देखिए बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यहीं से, ठीक है। फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, फिर 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया, 1813 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें क्या हुआ, क्या कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा और इससे ईसाई मिशनरियाँ भी भारत पर आए। और 1813 के चार्टर एक्ट में ही क्या किया, एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाय और चीनी को छोड़कर। जो कंपनी यहाँ पे शासन करती थी, मतलब आकर व्यापार करती थी, उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। और ये कहा गया कि अब कोई भी आ सकता है, लेकिन जो चाय और चीनी पर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक अधिकार बना रहेगा, ठीक है। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। ये कल हमने हिस्ट्री वाले क्लास में पूरा अच्छे से बताया, आप लोग उसको देख लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मार्ले मिंटो सुधार आता है, फिर मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड आता है, 1919 का अधिनियम आता है, फिर 1935 का अधिनियम आता है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसी का पड़ा है, ठीक है। 1937 में भारत से वर्मा को अलग कर दिया गया है तथा 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि भारत को म्यांमार से कब अलग किया गया, 1937 में, और कौन सा ये अधिनियम था, 1935 का अधिनियम था, उसी के द्वारा, ठीक है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आता है, जिसमें 3 लोग रहते हैं, अभी हमने बताया था, अलेक्जेंडर स्टैनफोर्ड गिब्स और सर पैथिंग लॉरेंस रहते हैं, जो अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। संविधान सभा में अधिकतम 389 सदस्य होते हैं और 1 लाख पूरा 10 लाख पर एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। चलिए हम संविधान सभा की बैठक देख लेते हैं। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की यह पहली बैठक थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, जो एक अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर 11 दिसंबर 1946 को होता है, ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पास हो जाता है। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया जाता है, ठीक है। और 26 नवंबर को ही 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखिए रहिएगा। समय, इसमें संविधान को बनने में समय टोटल कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। इसी दिन हमारा बनके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा जब संविधान बनके तैयार हो गया, लेकिन तो इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। भारत ने 26/1/1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी वजह से 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मूल संविधान था और जो अभी वर्तमान संविधान है, उसमें क्या अंतर है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, भाग 22 थे, अनुसूचियाँ 8 थी, ठीक है। लेकिन तो जो हमारा वर्तमान है, इसमें अनुच्छेद 395 है, ABC करके तो अभी 400 से ऊपर भी चले गए हैं। भाग 22 है, कहीं कहीं 25 भाग दिया है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 हैं। पहले कितनी थी, 8, अभी कितनी है, 12 है, ठीक है। अब चलिए 4 हम देख लेते हैं, 4 कैसे बढ़ा था। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जुड़ी थी, पहला संविधान संशोधन किया गया था, 9वीं अनुसूची जुड़ी थी। 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जुड़ी थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पंचायती राज वाला है जो। फिर 74वां संविधान संशोधन हुआ, 1992 में हुआ था, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। तो ये याद रखी रहिएगा कि कब कौन सी अनुसूची जुड़ी थी, ठीक है। पहला संविधान संशोधन 9वीं, 52वां संविधान संशोधन 10वीं, 73वां संविधान संशोधन 11वीं, 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं समितियाँ, उसके कौन कौन अध्यक्ष थे। संघ संविधान के नेहरू थे और संघ शक्ति के कौन थे, नेहरू थे। तो देखिए संघ संविधान और संघ शक्ति, अगर इन दोनों को मिला दे, संघ अगर आएगा कहीं तो उसके नेहरू होते हैं अध्यक्ष। प्रांत और प्रांतीय समिति और प्रांतीय संविधान के सरदार पटेल होते हैं। अगर कहीं प्रांत आएगा तो देख लीजिएगा सरदार पटेल हो गए। रियासत संचालन और झंडा समिति और नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। रियासत संचालन समिति, झंडा समिति और नियम के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रारूप समिति के प्रारूप समिति कब आया, 29 अगस्त 1947 को इम्पॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष थे अंबेडकर जी थे। इसका देखिए जो प्रारूप समिति बनी थी ये कब आई थी, 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष थे अंबेडकर। कुल इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। देख लेते हैं हम कौन कौन थे।
शहादतुल्ला, टी कृष्णामाचारी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक मिनट, गोपा अयंगर, देखिए, और उसके बाद एम.एन. राव, के.एम. मुंशी, ठीक है, इतने लोग टोटल थे। लेकिन तो क्या हो जाता है, जो हमने बताया डी.पी. खैतान होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये बीच में ही छोड़ देते हैं। और एक बी.एल. मित्रा होते हैं, इनकी स्वास्थ्य खराब हो जाती है इस वजह से। तो डी.पी. खैतान की मृत्यु हो जाती है और बी.एल. मित्रा का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ठीक है। तो इनकी जगह पे देखिए, जो जब डी.पी. खैतान की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह पे आते हैं गोपा अयंगर, और जब बी.एल. मित्रा की स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उनकी जगह पे आते हैं एम.एन. राव, ठीक है। अब देखिए, एक अध्यक्ष रहते हैं और 6 सदस्य रहते हैं। तो 6 सदस्य हो गए ना, एक अम्बेडकर जी हो गए, और 1 2 3 4 5 6 सदस्य हो गए। ये जो इनके डी.पी. खैतान की जगह गोपा अयंगर आ गए थे, बी.एल. मित्रा की जगह पे एम.एन. राव आ गए थे। तो सबका नाम याद रखी रहिएगा, ठीक है। और संविधान सभा का सलाहकार कौन था? बेनेगल नरसिम्हा राव, जिसको बी.एन. राव कहा जाता है, ठीक है, याद रखी रहिएगा। संविधान सभा का सलाहकार कौन था? बेनेगल नरसिम्हा राव, जिसको बी.एन. राव कहा जाता है, ठीक है। फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं। दिया गया है संविधान के स्रोत। आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से आया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची तथा केंद्र व राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नीति निदेशक तत्व राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन राष्ट्रपति के अधिकार, ये सब यूएस से अमेरिका के संविधान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, ठीक है। फिर हम चलते देखते हैं हमारे कितने भाग हैं। हमने बताया था अभी टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, लेकिन तो कई 25 भाग भी दिए गए। तो पहले हम चलते हैं इसको भाग वाइज और अनुच्छेद वाइज इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा भाग है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये कि यहाँ से अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। पहले अनुच्छेद में दिया गया है भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि भारत क्या है, राज्यों का एक क्या है, संघ है कि क्या है, तो क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में लिखा है नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश। उस संसद, इसमें देखिए एग्जाम में ये भी याद रखी रहेगा कि संसद नए राज्यों का स्थापना व प्रवेश कर सकती है। उसके बाद सीमाओं व नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद राष्ट्रपति की सलाह पर नामाओं व नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। पहले नए राज्यों का स्थापना होगा, पहले किसी की स्थापना होगी तब उसका नाम में परिवर्तन होगा, ऐसे याद रखी रहेगा, ठीक है। फिर भाग 2 आता है नागरिकता। इसमें नागरिकता के 5 प्रावधान दिए गए हैं, तो फिर वो नागरिकता हो गया। फिर भाग 3 आ गया मौलिक अधिकार। इसमें हमको कितने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे, लेकिन तो एक लास्ट वाले को हटा दिया गया था, तो अभी कितने हैं टोटल? 6 हैं। तो कौन है मौलिक अधिकार? अब देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से दिया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है, ठीक है। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए पहला क्या है? समता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म करने की, संस्कृति और शिक्षा का संवैधानिक उपचार दिया है। तो ऐसे याद करिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अब चलते हैं, पहला हम देखते हैं जो हमारा अनुच्छेद 14 में क्या दिया है? विधि के ये समता का, जो समता का अधिकार दिया है, ये कहाँ से दिया गया है? 14 से 18 तक। ये देखिए याद रखिए रहेगा। पहला वाला जो दिया है समता का अधिकार, यहाँ पे भूल गया लिखना, समता का अधिकार, जिसमें पहला दिया है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में दिया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पे। अनुच्छेद 17 में दिया है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में दिया है उपाधियों का अंत। तो याद रखिए रहेगा, अस्पृश्यता का अंत 17 में है, उपाधियों का अंत 18 में है, ठीक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है 19 से 22। इसमें 19 में लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर अनुच्छेद 21 में लिखा है 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहिएगा कि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया है। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 निःशुल्क, 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं, 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002। फिर हमारा अगला टॉपिक आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 तक दिया गया है। इसमें दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, ये 25 से 28 तक यह है। फिर उसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसमें 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है, जिसमें अभी हम ये रिट बता रहे हैं। देखिए पहला के रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। तीसरा है अधिकार परीक्षा।
चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है उत्प्रेषण। ठीक है, याद रखे रहिएगा। अब देखिए ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है इसमें 24 आवर के अंदर इसको न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। परमादेश, जब कोई कर्मचारी अच्छे से कार्य नहीं करता है तो इसको आदेश दिया जाता है कि आप अच्छे से करिए, तो ये परमादेश होता है। अधिकार परीक्षा, जब कोई अपने अधिकार से ज़्यादा कार्य करने लगता है कोई अधिकारी तो उसको बताया जाता है कि आप अपने से ज़्यादा कर रहे हैं, तो अधिकार परीक्षा। प्रतिषेध ये ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को देता है। और उत्प्रेषण ये भी ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को देता है। जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला ले लेती है तब ये किया जाता है उत्प्रेषण। ठीक है, अब देखिए जो रिट जारी होता है सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत मतलब करता है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत अपना रिट जारी करता है, याद रखिए रहिएगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार हमारे जो दिए गए हैं उसमें कौन से भारतीयों के लिए केवल होते हैं, तो 15, 16, 19, 29, 30। तो देखिए 15, 16 एक साथ याद करिए, 15 और 16। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में 19, फिर लास्ट में 29 और 30। ये केवल ये जो मौलिक अधिकार हैं ये केवल भारतीयों के लिए हैं। बाकी और जितने मौलिक अधिकार हैं ये भारतीय और कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में आता है तो वह उसके लिए भी लागू होते हैं, लेकिन तो भारतीयों के लिए केवल 15, 16, फिर 29, 30 और 19। तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कि केवल भारतीयों के लिए लागू होता है, तो 15, 16, फिर 19, 29, 30 इतना याद रखिए रहेगा, ये केवल भारतीयों के लिए ही लागू होता है। ठीक है, फिर हमारा दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 36 से 51 तक दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिए रहिएगा। ये अनुच्छेद 38 में दिया है लोक कल्याण, अनुच्छेद 39 में दिया गया समान काम के लिए समान वेतन, ये 36 से 51 तक दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 39 में समान काम के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, याद रखिए रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, फिर अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, फिर अनुच्छेद 46 में ST, ST, OBC विशेष आरक्षण, फिर अनुच्छेद 48 में पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना। उसके बाद ये कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग, फिर अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य इसी में जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और ये किसकी सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। पहले कितने जोड़े गए थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर उसके बाद इसी में 86वां संविधान संशोधन 2002 कर दिया जाता है, जिसमें 11वां जोड़ दिया जाता है शिक्षा का अधिकार, जिसमें ये कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को क्या निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, समझ में आया गया। मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था, लेकिन तो तब कितना जोड़ा गया था, केवल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, इसमें 11वां जोड़ा जाता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या इस एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि जब संविधान बना था तब क्या मूल कर्तव्य के बारे में कुछ था, नहीं। कब जुड़ा ये, 1976 में। उसके बाद फिर 10 साल के बाद फिर संशोधन होगा, फिर 1976 के बाद फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, फिर यहाँ में 11वां जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर हमारा भाग 5 दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में, हम चलिए इनको पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, राष्ट्रपति 52 से 151 तक। ये देखिए भाग 5 कहाँ से दिया गया है, 52 से लेकर 151 तक। इसमें पहला हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। देखिए इसमें दिया गया 52 राष्ट्रपति का पद दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इनके बारे में इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 60 शपथ, फिर अनुच्छेद 61 महाभियोग। ये याद रखे रहेगा कि इन पे महाभियोग किस पे लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत इन पे महाभियोग लगाया जाता है, अनुच्छेद 60 के तहत इनको शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इनका मतदान कैसे होता है, अप्रत्यक्ष मतदान एकल तंक्रमणि अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, एकल तंक्रमणि अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति होते हैं ये 3 प्रकार के आपात लगा सकते हैं आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, फिर राजकीय आपातकाल 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल 360 जो अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, ये अभी तक कितनी बार लगाया गया है, 3 बार। राजकीय आपातकाल 356 ये तो राज्यों में लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल ये वित्तीय संकट आने पे लगाया जाता है, जो अभी तक कभी भी लगाया नहीं गया है। ठीक है, याद रखिए रहिएगा। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, ये अनुच्छेद 63 में है, USA के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ दिया गया है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष PM होगा। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी दिया गया है। अनुच्छेद 78 में संसद दिया गया है। ठीक है,
फिर उसके बाद आ जाता है राज्यसभा, जिसको अस्थाई सदन कहा जाता है, इसी को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन है, इसी को अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है, इसका मत कैसा होता है? अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, टोटल कितनी सीटें हैं? 245 सीट है। ठीक है, राज्यसभा कैसा है? अस्थाई सदन है, उच्च सदन है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। इसके 2/3 सदस्य हर इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, फिर लोकसभा, जिसको निचला सदन कहा जाता है, ये अस्थायी सदन होता है। इसमें 545 सीटें हैं, अनुच्छेद 80 के तहत है और इसका मतदान प्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 108 आ जाता है। संयुक्त अधिवेशन कितनी बार? ये संयुक्त अधिवेशन आज तक कितनी बार हुआ है? संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। पहली बार बुलाया गया था दहेज उन्मूलन 1961 में। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल पीईटी के द्वारा ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहली बार जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, कब बुलाया गया था? तो दहेज उन्मूलन पर 1961 में। फिर उसके बाद धन विधेयक आता है, ये बस याद रखी रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है 3 बार। किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति बुलाता है। फिर उसके बाद 110 में क्या है? धन विधेयक दिया है, 112 में बजट दिया गया है, 117 में वित्त विधेयक दिया गया है। तो ये याद रखी रहिएगा क्या क्या क्वेश्चन है हमारा, कि 110 में धन विधेयक, 112 में बजट, 117 में वित्त विधेयक। ठीक है, फिर उसके बाद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, 124 में सुप्रीम कोर्ट, 148 में अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल, अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 324, जिसमें निर्वाचन और चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है। फिर भाग 17, जिसमें अनुच्छेद 343 संघ की भाषा दिया गया है। ठीक है, फिर भारत की प्रमुख अनुसूचियां हम देख लेते हैं, टोटल अभी 12 हैं। ठीक है, पहला क्या है? राज्य एवं संघ क्षेत्र। दूसरा अनुसूची है वेतन के बारे में दिया गया है। तीसरा शपथ है, देखिए इसमें 3 वर्ड है, तो तीसरे में शपथ दिलाया जाता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है कि उनका आवंटन कैसे हो। 5वें में एससी और एसटी के बारे में बताया गया है। 6वां पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बताया गया है 6ठी अनुसूची में, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। फिर ये हमारा 7वां अनुसूची आ गया शक्ति विभाजन के बारे में, शक्ति विभाजन की संघ, राज्य और समवर्ती में। ठीक है, कि कितना, देखिए जो मूल हमारा था उसमें शक्ति विभाजन जो किया गया था, तो संघ में कितने विषय थे? 97 विषय थे, राज्य में 66 विषय थे, समवर्ती में 47 विषय थे। अभी वर्तमान में संघ में कितने हैं? 100 विषय हैं और राज्य में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय। याद रखिए रहिएगा, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि जो अभी वर्तमान में संघ में कितने विषय हैं, तो 100 हैं, राज्य में 61 हैं, समवर्ती में 52 विषय टोटल दिए गए हैं। ठीक है, शक्ति का विभाजन 7 में, 7 से शक्ति विभाजन। 8 में राजभाषा दिया गया है। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बना था तो टोटल कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को मान्यता मिलती। अभी टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं राजभाषा। अब देखिए इसमें दिया 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें क्या होता है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। फिर 52वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 1 4 5 फिर 8 और जोड़ गया। पहले कितना था? 14 था, अभी फिर बाद में कितना जुड़ा? 8 और जुड़ा, तो कितना हो गया? अभी 22 भाषाएं टोटल हैं जिनको राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो 21वां क्या था? 1967 में सिंधी, 71वां 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए 21 इन दोनों को जोड़िए, 1 1 2 7 2 9, तो 21वां, फिर 71वां, फिर 92वां हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 9वां आ गया राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, अभी इसको हटा दिया गया है। 10वां में दल बदल, 10 से 10 से दल बदल। 11वां अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत को जोड़ा गया था और 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचायत को दिया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत को और 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सूचना का अधिकार। कब आया था? 2005 में।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में, एनसीएफ की स्थापना 2005 में हुआ था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। फिर प्रमुख संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला कब हुआ था? 1951 में भूमि सुधार के लिए हुआ था। हमने बताया था ना कि जो पहली जो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी इसी के तहत जोड़ी गई थी 1951 में भूमि सुधार के लिए। 101वां हुआ था जीएसटी के लिए, 103वां हुआ था ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, 104वां संविधान संशोधन हुआ था एससी एसटी आरक्षण को लेकर 2030 तक आगे बढ़ाया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था, राज्यों को ओबीसी सूचीबद्ध करने का अधिकार दिया गया था कि राज्य जो है ओबीसी को सूचीबद्ध करने का अधिकार उनको है। ठीक है। अब देखिए ये कहवा संविधान संशोधन 103वां है, लेकिन तो बिल कहवा था 124वां। अभी हमने बिल और एक्ट में बताया था कि बिल, बहुत सारे बिल आते हैं लेकिन तो वो पेश नहीं होते। जैसे बिल आते रहता है वो पेश नहीं होता है, तो इसी वजह से बिल वाला तो ये नंबर बढ़ते जाता है, लेकिन तो अधिनियम वाला नंबर क्या होता है, एक्ट वाला नंबर क्या होता है, घटते चला जाता है। तो 101वां संविधान संशोधन था जीएसटी, लेकिन तो ये विधेयक कहवा था, याद रखिए रहेगा, इसको कहा जाता है विधेयक, याद रखिए रहेगा। ये कहवा है 122वां विधेयक है, लेकिन तो अधिनियम कहवा है 101वां है। ठीक है। फिर 124वां, फिर ऐसे ही आते चला जाता है। ठीक है। चलिए फिर हमको एक टॉपिक और हम टॉपिक वाइज फिर पढ़ लेते हैं। 1 मिनट। देखिए फिर हमारा अगला टॉपिक है पंचायती राज एवं पंचायती राज संस्थाएं। देखिए अस्थायी स्वशासन अर्थात जहाँ पे लोगों की भागीदारी हो उसको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन। जहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा शासन किया जाए उसको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। ठीक है। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक शहरी स्थानीय स्वशासन, एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में ही पंचायती राज को दिया गया है। तो इसी पंचायती राज में जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू होता है उसके लिए क्या होता है? पंचायती राज होता है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है, याद रखिए रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है। स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट उपबंध कहाँ है? 1919 के अधिनियम में दिया हुआ है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय 1935 के अधिनियम में बनाया गया था। ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए रहेगा। ठीक है। फिर देख लेते हैं हम कुछ समितियों का गठन हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिए रहेगा, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा की गई थी। कब आया था? 1956 में। ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर, जिला स्तर। ठीक है। इसका स्तर याद रखिए रहेगा क्योंकि एग्जाम में दे देगा 4 ऑप्शन, उसके बाद पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा स्तर नहीं है, तो आपको याद करना है ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर, जिला स्तर। ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है अशोक मेहता समिति 1977। इसमें द्विस्तरीय व्यवस्था किया गया है। इन्होंने क्या कहा? अशोक मेहता ने कहा क्या कि जो हमारा ये पंचायती राज है इसको हम कितने में? 2 भागों में बांट सकते हैं, जिला स्तर और मंडल स्तर पर। ठीक है। फिर डॉक्टर PVK राव समिति आया 1985 में। इस समिति ने वित्त आयोग के गठन, SC ST तथा महिलाओं के लिए 1/3 के आरक्षण के लिए बात कही। पंचायती राज का कार्यकाल इन्होंने 5 वर्ष बताया। पंचायतों को नियमित चुनाव की इन्होंने सिफारिश की। ठीक है। किसने किया था? PVK राव समिति ने। कितना महिलाओं के लिए आरक्षण? 1/3। इसी को क्या कहा जाता है? 33% आरक्षण। ठीक है। उसके बाद LM सिंघवी समिति आता है 1986 में। इन्होंने ग्राम पंचायत तथा ग्राम न्यायालयों को स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने का सुझाव दिया। किसको? ग्राम पंचायत तथा ग्राम न्यायालयों को। ठीक है। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है। PVK थुंगल समिति आता है 1988 में। इस समिति ने क्या सिफारिश किया कि 73वां संविधान संशोधन किया गया इन्हीं से PVK थंगुल समिति के आधार पर। ठीक है। फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 243 से 243O तथा 11वीं अनुसूची इसी में जोड़ा गया था। ठीक है। देखिए अब ये याद रखिए रहेगा कि भाग 9 जोड़ा गया था और अनुच्छेद 243 से 243O तक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। फिर अगला हमारा टॉपिक क्या है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का अभी पालन करने वाला राज्य क्या था? MP था। और लेकिन तो लागू कहाँ पे हुआ था? पहले राजस्थान में हुआ था। ठीक है। अभी आगे हम राजस्थान के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है। फिर 74वां संविधान संशोधन 1993 होता है। इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को बताया जाता है, संवैधानिक दर्जा इसको मिलता है। ये 3 प्रकार की इसमें नगर पालिका बताया जाता है, नगर निकाय,
नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, ठीक है। और देखिए ये जो हमारा 73वां संविधान संशोधन होता है इसको कब लागू किया जाता है, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो जाता है, ठीक है। फिर पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति को क्या कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। फिर पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ होता है, राजस्थान के नागौर में होता है। कौन, नेहरू करते हैं 2 अक्टूबर 1959 को। और सेकंड दूसरी बार कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में, पहले राजस्थान में उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर देखिए जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिए गए हैं, हमने बताया था ना 243 ए से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में दिया गया है। तो 243 ए ग्राम सभा का गठन, 243 बी पंचायतों का गठन, 243 डी आरक्षण के बारे में दिया गया है, 243 ई अवधि, ई से अवधि कार्यकाल बताया गया कि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक पंचायत के सदस्य को बनने के लिए न्यूनतम आयु में कितना बताया गया था, 21 वर्ष। तो एग्जाम में ऐसे पूछ ले सकता है कि जो ग्राम पंचायत का जो अवधि होता है वो कितना कार्यकाल उसका होता है, 5 वर्ष होता है। कब से लेकर प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। फिर 1 मिनट आप देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकेगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय दिया था, तो त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय उनके कौन से हैं, ग्राम, क्षेत्र और जिला स्तर। तो इसमें से कोई एक और दे देगा, दूसरा मंडल स्तर उठा के दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन नहीं है, तो याद रखे रहिएगा। फिर ये पूछ सकता है कि दे देगा 4 लोग का, उसके बाद पूछेगा कि कौन कब आया था, उसको सन वाइज लगाइए। तो पहले बलवंत राय मेहता समिति आया, फिर अशोक मेहता समिति, फिर डॉक्टर पीवी के समिति, फिर LM सिंघवी, फिर PK थंगुल समिति। तो इसका सन याद रखी रहिएगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर ये पूछ सकता है कि द्विस्तरीय किसने दिया था, तो अशोक मेहता समिति ने, और बलवंत राय मेहता समिति ने कितना दिया था, 3 स्तरीय दिया था, ठीक है। याद रखिए, देखिए बलवंत इसमें 4 वर्ड है तो इन्होंने 3 वर्ड का दिया, अशोक में इसमें 3 वर्ड है तो इन्होंने 2 स्तर का दिया था, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, 1 मिनट, फिर देखिए अगला टॉपिक हमारा दिया है उच्च न्यायालय के बारे में दिया था, तो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो 1862 में बम्बई और मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय का स्थापना होता है। हमको यूपी का एग्जाम देना है तो यूपी के बारे में पढ़ेंगे। यूपी के इलाहाबाद में 1866 में उच्च न्यायालय की स्थापना होता है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है, अमरावती, जो 25वां उच्च न्यायालय है। आर्टिकल 214 में दिया गया प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 231 में दिया गया है कि संसद को अधिकार है कि 2 या 3 राज्यों का एक उच्च न्यायालय बना सकता है, ठीक है। जैसे अभी देखिए पंजाब और चंडीगढ़ का एक ही है ना, तो वैसे ही मिला के बना सकते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और न्यायाधीश कितने होंगे ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि और कितने हो गए, ठीक है। फिर आर्टिकल 217 में दिया है योग्यता बताया गया उच्च न्यायालय का कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर होना चाहिए। कम से कम हाई कोर्ट में 10 ईयर तक अधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है। फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के सलाह पर, और ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के सलाह पर किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति का सलाह लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सलाह लिया जाता है, राज्यपाल का लिया जाता है, और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश बन जाता है उसकी भी सलाह पर ये अन्य न्यायाधीशों का नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इनको शपथ 219 के तहत दिलाया जाता है। राज्यपाल के समक्ष या उनके समक्ष कोई अधिकारी रहता है उससे लिया जाता है, ठीक है। वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन भारत संचित निधि से दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा। पहला, वेतन कहाँ से, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन जब पेंशन मिलना होता है तो भारत संचित निधि से। मुख्य न्यायाधीश को कितने ईयर तक, 62 ईयर तक इसको दिया गया है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश है, इनका वेतन कितना है, 2.5 लाख पर माह है, और न्यायाधीश का कितना है, 2.25 लाख प्रति माह है, ठीक है। हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, याद रखे रहेगा। हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट का भी पूछता है, इसका भी पूछता है, तो याद रखी रहेगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 237 के अंतर्गत हाई कोर्ट अपनी अधीनस्थ न्यायालय पर ध्यान रखता है। जो भी इसके अंदर अधीनस्थ न्यायालय आते हैं उस पर यह ध्यान रखता है, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक एक और कुछ है शायद, हाँ, केंद्र राज्य संबंध दिया गया है। ये भारतीय संविधान के भाग 11 में दिया गया है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। केंद्र राज्य संबंध किसमें दिया गया है, जो भारत का संविधान बना है भाग 11 में इसको दिया गया है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के संबंध बताए गए हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। तो विधायी संबंध है अनुच्छेद 245 से 255, प्रशासनिक संबंध है अनुच्छेद 256 से 263, और वित्तीय संबंध है अनुच्छेद 264 से 293, ठीक है। विधायी संबंध जिसमें केंद्र तथा राज्य की विधायी शक्तियों का विभाजन किस आधार पर किया गया है, एक विषय क्षेत्र के आधार पर, एक राज्य के क्षेत्र के आधार पर, ठीक है।
तो जो विषय क्षेत्र के अनुच्छेद 246 के आधार पर और राज्य क्षेत्र के आधार पर 245 के आधार पर, जिसमें केंद्र सूची में कितना विषय आएगा, राज्य सूची में कितना आएगा, समवर्ती सूची में कितना आएगा, ये बताया गया। हमने पिछले भी बताया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अवशिष्ट विधायी शक्ति अनुच्छेद 248 में दिया गया है, ये केवल केंद्र सरकार के लिए होता है। अवशिष्ट विधायी शक्ति किसके पास होता है, केवल केंद्र सरकार के पास होता है, अनुच्छेद 238 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस वजह से याद रखिएगा। देखिए, जिसका तीनों अनुसूचियों में उल्लेख नहीं, जैसे जिसका तीनों अनुसूचियों में कोई उल्लेख नहीं हो पाता है कि किस विषय क्षेत्र के केंद्र के अंदर आएगा, कि राज्य के अंदर आएगा, कि समवर्ती, किसी के अंदर ये नहीं जाता है, उसको अवशिष्ट विधायी शक्ति में रखा जाता है अनुच्छेद 248 के तहत। जैसे ये केवल इस पे किसका अधिकार है, केवल केंद्र सरकार का अधिकार होता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक, इस ये अनुच्छेद 256 में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस समय राज्य में विद्यमान कानूनों के पालनों का सुनिश्चित करने के लिए कि संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है तथा उस समय उस राज्य में कौन सा कानून विद्यमान है उसके पालनों को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए अनुच्छेद 256। फिर वित्तीय संबंध 264 से 293 तक, इसमें जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 279, तो ये किस संबंध के अंतर्गत आता है, वित्तीय संबंध। 264 से 243 में इसमें 279 ए दिया गया है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को दिया गया है, ठीक है। फिर वस्तु एवं सेवा कर परिषद, इसकी स्थापना राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, सदस्य राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है, किसके, जीएसटी काउंसिल के। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो होता है उसकी स्थापना राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, सदस्य राज्यों के वित्त मंत्री उसमें होते हैं, ठीक है। फिर अनुच्छेद 280 आ जाता है, वित्त आयोग। वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति करते हैं, यह एक संवैधानिक संस्था है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब देखिए, एक चीज़ याद रखी रहेगा, प्रथम वित्त आयोग 1951 में स्थापना हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे, ठीक है। ये हमारा खत्म होता है पूरा टॉपिक वाइज, तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। ओके बाय।